गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट है तो सबको पता है ना क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है ना। तो रात के 9 बज चुके हैं और आज एक नया कंसेप्ट, नया लेक्चर, नया टॉपिक, नया चैप्टर। कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 34 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थ्योरेटिकल विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। एडवांस लेवल तक की थ्योरी मैंने उसमें कंप्लीट दी है, ठीक है ना। तो आराम से आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद में अभी वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, एक तरह से देखा जाए थ्योरेटिकल कंप्लीट हुआ है। अभी उसमें एससी वर्मा के सॉल्यूशंस चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिए हैं, और एक्सरसाइज के भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स के नीट क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन और मेंस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भी मैं वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। तो अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यदि रियली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मन से पढ़ा है और समझा है तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, ठीक है ना। मजा भी आने वाला है, क्योंकि ये चीज हम देखते हैं रेगुलर, करंट हमारे घर में आती है, ये सारी चीज हम फील करते हैं। देख तो कैसे सकोगे आप? चार्ज का फ्लो होना देख सकते हो क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 12th क्लास में वो टॉपिक हमें पढ़ने हैं जिनको केवल हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम फील कर सकते हैं, और फिर मज़ा भी इसलिए आएगा पढ़ने में, क्योंकि करंट बनती कैसे है, कैसे आती है करंट, मतलब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट कर दिए, जैसे अपने घर में जितने भी लाइटिंग है ये कैसे जलती हैं, फैन कैसे चलता है, ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बैटरी क्या होती है, बैटरी का क्या काम होता है, आ रही बात समझ में। जैसे सीरीज में, पैरेलल में, 10th 9th क्लास के छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज में अपने घर में जितनी भी लाइटिंग होती है, लाइट जो भी होती है, बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, एसी होते हैं, कूलर होते हैं, सब किसमें जुड़े रहते हैं, कहने का मतलब सीरीज में या फिर पैरेलल में। ये सारी कहानी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी रेडी हैं? फिर रेडी हैं सभी? तो ठीक है बच्चों, माय नेम इज अक्षय, ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ओके, तो स्टार्ट करूं फिर? तो देखिए आज का लेक्चर। और एक चीज़ बच्चों की, 2-3 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है ना। इसलिए मैं अपलोड कर नहीं पाया। एक बार करने की कोशिश भी की लेकिन वो अपलोड हो नहीं पाई, ठीक है ना। तो इसलिए इस लेक्चर को तरीके से देखें, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चैप्टर का नाम कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट थ्योरी, ठीक है ना। सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो बच्चों देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में, काफी लेंथी चैप्टर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर ये लेंथी चैप्टर रहेगा अपना, ठीक है। कम से कम 1 मंथ लेगा ये पूरा कंप्लीट होने में। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द करंट। करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट होता क्या है, फील दिलाऊंगा इसका बाकायदा, करंट होता क्या है, ठीक है ना। जैसे आपके पास इस तरह से कोई वायर है, अब ये कंफ्यूज मत होना कि इतना मोटा वायर सर मैंने तो आज पहली बार देखा है, ठीक है बच्चों। वही छोटा सा वायर है ये, सिंपल वाला। आर यू गेटिंग दिस? ये सिंपल वाला वायर है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दी, जिससे इसके अंदर होता क्या है वो हम फील कर सकें, देख सकें। इसके अंदर होता क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया आपने, जैसे ये आपने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, ठीक है। यहां पर आप बैठ गए, ठीक है। अब बैठकर करना क्या है कि ऑब्जर्वेशन करना है। किस तरह से कि टाइम नोट करो। जब आप बैठो, आप वॉच टाइम लेके बैठो, ठीक है ना, टाइम वॉच जो होती है उसको लेके बैठो, और फिर नोट करो, ठीक है। जैसे कि आप यहां बैठे स्टार्टिंग में t = 0 पे, क्लियर, और आपने t = 3 सेकेंड तक, आ रही बात समझ में, t = 3 सेकेंड तक आपने नोटिस किया कि यहां से यहां तक चार्ज फ्लो हुआ Q। आर यू गेटिंग दिस? यहां से यहां चार्ज कितना फ्लो हुआ Q। देखो बच्चों, अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि चार्ज का फ्लो होना दैट इज कॉल्ड करंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है चार्ज फ्लो हो जाए और करंट बन जाए,
ये मैं फील दे रहा हूँ, अभी देखना चार्ज फ्लो हो जाए और करंट बन जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जैसे देखो ये एक तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि लिक्विड जब फ्लो होता था तो वहाँ लिक्विड करंट बोल सकते हैं, हीट जहाँ फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड हीट करंट, और जहाँ चार्ज फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन एक चार्ज का सिस्टेमेटिक तरीके से फ्लो होना दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। देखो चार्ज भी फ्लो होगा लेकिन बहुत बार क्या होगा कि करंट नहीं बन पाएगी। देखो मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है? तो देखो जैसे आपने यहाँ ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना, कि 3 सेकंड के अंदर यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हो गए, या फिर आप एक काम करो इनको भी वेरिएबल में ले लो कि टी सेकंड में, 3 की वैल्यू में टी सेकंड मान लो, तो टी सेकंड में यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हुए, तो व्हाट इज द करंट? दैट इज द आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये करंट की सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है? अब बच्चों इस करंट को लिखने का 2 तरीका होगा, एक तो एवरेज करंट देखेंगे और एक इंस्टेंटेनियस करंट देखेंगे, ठीक है ना? जैसे एवरेज करंट की बात करें, व्हाट इज द एवरेज करंट? तो बच्चों एवरेज करंट जो होता है, जैसे आप मान के चलो कि आपने नोटिस किया कि 3 सेकंड के अंदर या फिर टी टाइम के अंदर या डेल टी टाइम के अंदर, ये मानो आप डेल टी टाइम के अंदर यहां से डेल क्यू चार्ज फ्लो हुए। आ रही बात समझ में? तो आई एवरेज जो होता है वो होता है डेल क्यू नेट अपॉन डेल टी। ये फॉर्मूला याद करना, दैट इज द एवरेज करंट। अब व्हाट इज द एवरेज करंट मैं डीपली अभी जा रहा हूं, लेकिन पहले ये फॉर्मूला याद रखो कि आई एवरेज इक्वल टू डेल क्यू नेट अपॉन डेल टी। क्लियर? तो अब एक चीज समझना कि व्हाट मैंने ये चीज क्यों लिखी, डेल क्यू नेट क्यों लिखा है, जबकि आपको साफ दिख रहा है कि यहां से डेल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। डेल क्यू मतलब टी सेकंड में आपने, डेल टी सेकंड में आपने नोटिस किया यहां से डेल क्यू चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है? लेकिन मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है ये आपको फील दिलाता हूं, देखो। क्लियर? तो देखिए जैसे आपके पास कोई एक केस डिस्कस करते हैं कि जैसे आपके पास एक इस तरह से वायर है, ठीक है, और ये वायर का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से मान लो इधर Q1 फ्लो हुआ और आपने नोटिस किया कि दैट इज द टाइम टी, टी टाइम में Q1 चार्ज फ्लो हुआ, तो अब आई एवरेज पता आप कैसे लिखोगे? आई एवरेज ऐसे लिखोगे, आई एवरेज इक्वल टू Q1 अपॉन टी। दिस इज राइट, ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना? अब कंडीशन में दूसरी मानूं कि मान लो कोई एक ये इस तरह से आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना? तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो इधर Q1 फ्लो हो गया, इधर आपके पास Q2 फ्लो हो गया। आर यू गेटिंग दिस? कुछ अल्फा पार्टिकल चले गए, ठीक है ना, या फिर कुछ प्रोटॉन्स आ गए, ठीक है, सबका फ्लो चार्ज ही तो है एक तरह से, तो इस तरह से कुछ फ्लो हुआ। तो बच्चों एक डेल क्यू जो मैंने बताया ना आपको, ये नेट क्यों लिखा है? नेट का समझो कि आपको एक फिक्स डायरेक्शन मान लेनी है कोई भी। क्लियर? तो उस हिसाब से लिखना है, जैसे यहाँ पर Q1 इधर फ्लो हो रहा है और Q2 इधर फ्लो हो रहा है, तो आप पता है क्या कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में कर लो सारे चार्जों को, Q2 का इधर फ्लो होना या फिर माइनस Q2 का इधर फ्लो होना, बात एक ही है। दिस इज सेम थिंग, ठीक है ना, कि Q2 का इधर फ्लो होना या फिर माइनस Q2 का उधर की तरफ फ्लो होना, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। इस अप्रोच से चलोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है? इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मान लो। यहां पर आप आई एवरेज की बात करो कि व्हाट इज द आई एवरेज, दैट इज द Q1 माइनस Q2 अपॉन कितने टाइम में, दैट इज द डेल टी। ये डेल क्यू नेट है बच्चों, ध्यान रखना। करंट का जो ये फॉर्मूला होता है एवरेज का, इसमें जो आप डेल क्यू लिखते हो दैट इज द डेल क्यू नेट। नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ, आ रही है बात समझ में? नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल और लेके चलें, जैसे मान लो इस तरह से आपके पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्लियर? इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से मान के चलो इधर हुआ आपके पास Q1 और इधर हुआ माइनस के Q2, तो आप इन सब चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में कर लो, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर लो, ठीक है ना? तो जैसे कि ये Q1 है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इधर माइनस Q2 फ्लो हो रहा है तो इधर Q2 फ्लो हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ आई एवरेज क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन डेल टी टाइम में हुआ तो दैट इज द डेल टी, दैट इज द आई एवरेज, दैट इज द एवरेज करंट। क्लियर? ये क्या है बच्चों? एवरेज करंट। जैसे एक चीज और समझो कि मान लो इस तरह से कोई आपके पास ये है, ठीक है ना, इस तरह मान लो इसमें से आपने नोटिस किया, यहाँ से ऑब्जर्व किया, तो मान के चलता हूँ कि इसमें से 10 की पावर 20 प्रोटॉन क्या हो गए, क्रॉस हुए।
ठीक है ना। कितने टाइम में, मान लो कोई भी 2 सेकंड में, 2 सेकंड में मान लो आपने नोटिस किया तो कितने प्रोटॉन क्रॉस हुए यहाँ से, 10 की पावर 20 प्रोटॉन। तो कैसे करंट कितना होगा इसमें से, ठीक है ना। तो एवरेज करंट कैसे लिखोगे, आई एवरेज, ठीक है ना। तो कितना हुआ यहाँ से कि, तो 10 की पावर 20 मत लिख देना, 10 की पावर 20 तो नंबर है, दैट इज द प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। एक एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2। क्लियर। यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। तो ये अपना 16/2 आया और दैट इज द 8 एम्पियर। तो एवरेज करंट कितनी आई बच्चों, दैट इज द 8 एम्पियर। अब इससे फील क्या करते हो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फील दिलाता है 8 एम्पियर, देखो कि आपने 2 सेकंड में, ये दैट इज द एवरेज करंट है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये एवरेज करंट है। क्लियर। तो 2 सेकंड में कभी 1 सेकंड पे, 1.5 सेकंड पे, 2.5 सेकंड, सॉरी 2 से कम, 1.25 सेकंड पे 8 एम्पियर, 8 एम्पियर से करंट कभी ज़्यादा भी हुई होगी और 8 एम्पियर से करंट कभी कम भी हुई होगी, और क्या पता कांस्टेंट 8 एम्पियर भी रही हो। आ रही है बात समझ, दैट इज द एवरेज करंट। ये फील लेना जरूरी है, ठीक है ना। इस 2 सेकंड के अंदर कहीं 1 सेकंड पे बात करो या फिर हाफ सेकंड पे बात करो, 1.5 पे, 1.25 पे, कहीं भी आप बात करते हो तो कहीं पर 8 एम्पियर से करंट ज़्यादा भी रही होगी, कहीं पर कम भी रही होगी, और कहीं एक कांस्टेंट 8 एम्पियर भी रही होगी। समझ में आ रही है सबको। तो ये एवरेज करंट है, ठीक है ना। अब देखो एक बार स्टार्टिंग से करंट की डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। करंट की डेफिनेशन, अब तक आपने पढ़ा कि चार्ज का फ्लो होना दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि चार्ज का सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो होना दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक आपने एक वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। आपने 2 सेकंड तक नोटिस किया, ठीक है, यहाँ से Q1 करंट गया, सॉरी Q1 चार्ज इधर फ्लो हुआ और यहाँ से Q1 चार्ज इधर फ्लो हुआ, ठीक है। तो हियर अपन नोटिस करें इस जगह, तो डेल Q कितना आया अपना, 0 आया कि नहीं आया, डेल Q 0 आया कि नहीं आया। तो डेल Q 0 आया तो आई एवरेज कितनी होगी, 0। आपके हिसाब से चार्ज का फ्लो तो हो रहा ही है, चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा क्या, Q1 इधर फ्लो हो रहा है, इधर ही Q1 जा रहा है दूसरा, ठीक है ना। कुछ प्रोटॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं। अरे बात समझ में, चार्ज का फ्लो तो हुआ ही है, लेकिन चार्ज एक सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो नहीं हुआ, ठीक है ना। चार्ज के फ्लो होने पे डिपेंड नहीं करता करंट, चार्ज एक सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो हो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। फील दिला रहा हूँ बच्चों आज, केवल ये सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बता के मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन एक बार फील जब तक नहीं आएगा, जब तक करंट समझ में नहीं आना। उसका रीज़न बताऊँ कि जब आप बीटेक करोगे, फील्ड में जाओगे, तो जब आपने इलेक्ट्रिक करंट ले लिया, ठीक है ना, आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, वो इलेक्ट्रिक ब्रांच आपने ले ली इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ इनका सबसे ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको फील दिला रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि क्या होना चाहिए, चार्ज एक सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो होना ही चाहिए, तभी करंट बनेगी, वरना करंट नहीं बनेगी। क्लियर। अब इसके बाद नोट देखिए एक चीज़ कि किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, जैसे आपको दे दिया कोई इस तरह से वायर, ये तो आपको एवरेज की कहानी समझाई। किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, जैसे ये इंस्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, तो इस इंस्टेंट पॉइंट पर मान लो आपसे बोले कि 2 सेकंड पर आपको, जैसे कि t सेकंड पर आपको क्या बताना है, करंट बताना है इंस्टेंट पॉइंट पर, ठीक है ना। जैसे बोल दिया आपको t सेकंड पर हमें करंट बताइए कि कितना है इसमें करंट, ठीक है। तो क्या हो सकता है, I इक्वल टू आई इंस्टेंट पे बात करोगे तो dq बाई dt। क्लियर है। Q आपको t के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, Q कुछ t की टर्म में आपको दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में, कुछ ना कुछ Q आपको t की टर्म में दिया जाएगा। यहां पर आप कह सकते हो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी।
ठीक है ना। तो टी टाइम में आपको टी टाइम पर पूछे, एक दो बातें अलग अलग होती हैं, एक बोले कि 0 से टी सेकंड के बीच में करंट बताइए, दैट इज द एवरेज करंट। तो आपसे बोले टी सेकंड पर कितना करंट फ्लो हुआ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत डिफरेंस है इन चीजों में, ठीक है। तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, ठीक है, टेंशन मत लो। Q आपको इस तरह से दे दिया जाए, Q दे दिया जाएगा, ठीक है ना, बोल दिया जाएगा कि Q कुछ इस तरह से T की टर्म में दे दिया, टी स्क्वायर प्लस 2T। अब बताओ 2 सेकंड पर कितना करंट होगा, तो उसका फिर क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू T, देन आप I की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर। आपको उल्टा भी पूछ सकता है, उल्टा कैसे पूछेगा कि आपको मान लो I की वैल्यू दे दी और बोला कि कितना चार्ज फ्लो हुआ 2 सेकंड पर, तो आप देखो इस फॉर्मूले से डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I डॉट डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो Q इक्वल टू कितना आएगा, I डॉट डी टी। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। जो भी आपको पूछे, जिस टाइम पे पूछे, आप फाइनली उसको निकाल देना। क्लियर है ना। तो चार्ज भी आप पता लगा सकते हो, इधर से आप करंट भी पता लगा सकते हो, ठीक है। अब छोटी छोटी एक दो सिंपल बातें और कर लेते हैं। क्या बातें, देखो कि जो करंट है बच्चों, हमेशा आपको ऐसा मिलेगा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जैसे बोला जाएगा इस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो बच्चों ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में होता है हमेशा। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे आपसे बोले कि नेगेटिव चार्ज है कुछ, उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, तो करंट इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट होगी इसके। यदि बोले कि कोई जैसे -Q1 है, ये -Q2 है, इस केस में तो करंट इस डायरेक्शन में होगी। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए इस तरह से, इधर Q1 है, इधर Q2 है, प्लस के हैं ये दोनों, ठीक है ना, तो करंट भी इसी डायरेक्शन। पॉजिटिव जो नेट चार्ज बच रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अरे बात समझो, जो नेट चार्ज बच रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो ही करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है सबको। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन की जाती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो क्या है कि जो करंट है इसकी डायरेक्शन होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो आपके और मेरे हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। एम आई राइट। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना बच्चों। दैट इज द, ये मक्खी परेशान कर रही है देखो, ठीक है ना, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और मैं एक बार डीपली आपको बताता हूँ, यदि एडवांस लेवल से सोच के चलोगे, एडवांस आप वाला एडवांस नहीं, बीएससी जो एमएससी करते हैं वहां पर ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक नई क्वांटिटी डिफाइन होती है, एक नई क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर तो होती है, इनके साथ एक नई क्वांटिटी और आती है, दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्लियर। तो ये एक्चुअलिटी में टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके लेवल तक आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो। अब बच्चों देखो, डायरेक्शन भी है इसके पास, मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, देन वी कैन से कि दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको स्केलर बोल रहे हैं, तो उसका रीजन समझो, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कि जैसे मान लो आपके पास इस तरह से कोई ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90, यहाँ से करंट आई मान लो आपके पास 4 एम्पियर, या फिर आप ये मान के चलो यहाँ से आई आई करंट, ठीक है, और यहाँ से आई करंट आई, और ये इधर की तरफ एक वायर में जानी है। क्लियर। तो यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होती, समझना, ये यदि वेक्टर क्वांटिटी होती तो इस तरह से आप इसका क्या करते, यहाँ पर I√2 करंट जाती। I√2 कैसे आती है आप समझ गए, इनके कंपोनेंट कर लेते, एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, सॉरी उल्टे कर दिए, एक इधर और एक इधर। क्लियर। इस तरह से आप क्या कर लेते, इसका कंपोनेंट कर लेते, और फाइनल कंपोनेंट आता I√2 करंट इसमें से जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा हुआ नहीं। जब अमीटर लगाया गया यहाँ पर अमीटर लगाया गया, तो अमीटर में पता है कितनी करंट आई, 2I करंट आई, ठीक है ना, 2I करंट आई। मतलब नंबर से नंबर ऐड हुआ, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं निकला इसमें, नंबर से नंबर ऐड हुआ। कहने का मतलब जो वेक्टर एडिशन लॉ होता है ना, वो फॉलो नहीं करती है करंट।
कभी भी फॉलो नहीं करती, ठीक है। देखो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करती तो फिर I√2 करंट आना चाहिए था, लेकिन अमीटर जब लगा के हमने देखा तो यहाँ कितनी करंट आई, 2I करंट आई, ठीक है ना। इसलिए बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्लियर है ना। बस इसकी डायरेक्शन जरूर मिलेगी आपको, डायरेक्शन इसकी होती है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो जैसे कि मान लो आपके पास इधर से आपने कोई 4 एम्पियर करंट दिया, इधर से आपने मान लो कोई 5 एम्पियर करंट दिया, इधर से मान लो आपने कोई 6 एम्पियर करंट दिया, और फाइनली इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो 5, 4, 9 और 6 15, तो इधर बच्चों 15 एम्पियर करंट जाएगा 101%, ठीक है ना। तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, नंबर से नंबर ऐड हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस, नंबर से नंबर ऐड हो रहा है, क्लियर है। तो एक बार आप इस सब चीज़ों को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, सिंपल से एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। आज इतना ही करेंगे हम, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन देखिए कि आपको Q = t² + 2t इस तरह से कोई चार्ज का फ्लो टाइम डिपेंडेंट दे रखा है, ठीक है ना। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे, एक तो बोला है कि फाइंड द I एवरेज बिटवीन t = 0 to t = 2 सेकेंड, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बोला है आपसे कि फाइंड द करंट एट t = 2 सेकेंड। लैंग्वेज से समझ में आया होगा, ऊपर वाले में एवरेज करंट पूछ रहा है t = 0 से t = 2 सेकेंड के बीच में, और यहाँ पर आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पर कितना करंट होगा, क्लियर है ना। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो I एवरेज = फॉर्मूला आपको पता था, ∆Q नेट अपॉन ∆T, क्लियर है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1, ठीक है ना। मतलब 0 से 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं और Q2 - Q1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0 सेकेंड पर T1 की वैल्यू कितनी, 0, इनिशियली 0 सेकेंड पे बात करेंगे, तो 0 सेकेंड पर कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पे 0 रख लो। कितना चार्ज है बच्चों, इनिशियली 0 है। और यदि T2 की बात करोगे तो T2 कितना है, दूसरा टाइम 2 सेकेंड के बीच में बताना है, तो 2 रखोगे T की वैल्यू, तो 2 की पावर स्क्वायर 4, इधर 2 × 2 4 और 4 और 4 8, क्लियर। 8 - 0 अपॉन 2 - 0, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 एम्पियर, दैट इज द एवरेज करंट, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बताओ कि t = 2 सेकेंड पर कितना करंट है। तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस dQ/dt, d/dt, Q क्या है आपके सामने, t² + 2t, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो नाउ वी कैन से कि 2t + 2, क्लियर है ना। और यहाँ पे आप t = 2 सेकेंड रख दो, ठीक है। तो 2 रखोगे तो 2 × 2 + 2, तो कितना हुआ, 6 एम्पियर, क्लियर है सबको। तो बच्चों देखो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि t = 2 सेकेंड पे, मैंने आपको पहले बताया कि t = 2 सेकेंड पर करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, और 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, क्लियर। तो कहीं पर करंट 4 एम्पियर से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर करंट 4 एम्पियर से कम भी हो सकता है, और जहाँ पर करंट 4 एम्पियर के कांस्टेंट रहेगा ना, उसको स्टेडी करंट बोलते हैं। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, स्टेडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट। बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है ना। व्हाट इज द स्टेडी करंट, तो स्टेडी करंट ये होता है जहाँ पर करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, 2 सेकेंड पर 6 एम्पियर है, 1 सेकेंड पे कुछ अलग है, तो इस तरह से करंट अलग लगा रहा है। ये तो एवरेज करंट है। एवरेज करंट का मतलब ये नहीं होता कि हर पॉइंट पर हर सेकंड पर करंट यही 4 एम्पियर है, ये केवल एवरेज करंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। 4 एम्पियर से ज़्यादा भी मिलेगी, 4 एम्पियर से कम भी मिलेगी, और क्या पता 4 एम्पियर कांस्टेंट भी हो। देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपके पास जैसे इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, कोई वायर है, कंडक्टर मत बोलो अभी, वायर बोलो इसको, ठीक है, वायर है, और यहाँ से मान लो Q1 चार्ज फ्लो है, और आपने हर जगह नोटिस किया कि Q1 हर पॉइंट पर हर सेकंड पर Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट सेम होगा कि नहीं होगा,
करंट सेम होगा ना। अभी तो ये करंट है टाइम डिपेंडेंट, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इतना, ये चार्ज की इक्वेशन दे रखी है दैट इज द टाइम डिपेंडेंट। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अलग चार्ज फ्लो हो रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अलग चार्ज फ्लो हो रहा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अलग चार्ज फ्लो हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन यदि ये चार्ज जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहे टाइम पर, हमेशा Q1 ही Q1 फ्लो हो, हमेशा Q ही Q फ्लो हो, अरे बात समझ में, तो हमेशा करंट भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? एवरी पॉइंट पर करंट सेम होगा, ठीक है। और यदि करंट सेम है दैट इज कॉल्ड द स्टेडी करंट, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये क्या कहलाता है? स्टेडी करंट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लिया बच्चों? रफ कर दो इसको, ठीक है। अभी बच्चों अपने सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी मजा आएगा, लेकिन बेसिक चीज अपन को पहले क्लियर होनी चाहिए। देखो मेरा एम केवल पहला यही होता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, फील आना चाहिए, तभी आप फिजिक्स में इंटरेस्ट ले पाओगे। यदि फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया तो फिर आप पढ़ पाओगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी कमी बच्चों की ये रहती है कि इंटरेस्ट नहीं ले पाते फिजिक्स में, इंटरेस्ट नहीं ले पाते फिर पढ़ नहीं पाते वो, क्योंकि मजा ही नहीं आता उनको पढ़ने में। तो बेसिक चीज आएंगी तो इंटरेस्ट आएगा, हमें पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी में होता क्या है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए बेसिक चीज समझो, बस बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आया तो आप बहुत से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई बात नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी चलेंगे, अभी तो आज चालू ही तो हुआ है करंट। कि आपको आई दे रखा है t² + 1, समझना, ठीक है ना। आई दे रखा है t² + 1, तो आपको चार्ज बताना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड में, ठीक है ना। और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, दोनों चीज बतानी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो फर्स्ट तो ये है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, ठीक है। और दूसरी चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने की, कितने नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन I डॉट dt, अभी बताया था ना। देखो I इक्वल टू क्या है, dQ/dt, ठीक है। इसको इधर लेके जाओगे तो dQ इक्वल टू I dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दैट इज द Q, दैट इज द I डॉट dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, क्लियर। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। तो U इक्वल टू I कितना है t² + 1 और dt, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 सेकेंड से और 3 सेकेंड तक चार्ज निकल जाएगा अपना, क्लियर। तो q इक्वल टू t² का करोगे तो tq/3 और प्लस t, ठीक है ना, 0 से 3 सेकेंड तक। तो q इक्वल टू ये आया अपना 27/3 + 3, ठीक है ना, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो q इक्वल टू ये कितना हुआ 9 और 3 12, दैट इज द 12 कूलम। तो 3 सेकेंड के अंदर 0 से और 3 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज द 12 कूलम। आर यू गेटिंग दिस? कितना हुआ 12 कूलम। तो ये फर्स्ट आंसर तो आपका ये हो गया। चलते हैं सेकंड के पास। आपसे बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कि कितना नंबर फ्लो है, मतलब कितना नंबर है उनका इलेक्ट्रॉन्स का, कितने नंबर, कितनी काउंटिंग कितनी है, ठीक है ना। तो देखो एक बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला Q इक्वल टू ± NE, याद आया कि नहीं आया? मैंने बोला था कि 12th क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आप नंबर निकाल सकते हो। व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द e? e होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द q? दैट इज द टोटल चार्ज, क्लियर। तो q कितना है अपना 12 कूलम आया, प्लस माइनस शो करता है केवल, इसको हटा दो, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e कितना है, e होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻⁹ ओके। माइनस इसलिए नहीं लगा रहे कि समझना, पहले ही हमें पता चल गया वो चीज़ की कितना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 12/1.6 × 10⁻⁻⁹, इसको एक ज़ीरो लगा लो, ये 2 और ये और 15, क्लियर। n इक्वल टू ऊपर जाएगा तो 7.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, क्लियर। तो हमने इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन भी निकाल दी,
सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। कर लिया बच्चों? ठीक। देखो बच्चों, एक चीज समझना, एक टर्म है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। इसको क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि देखो ये जो करंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारी जो वेक्टर कैलकुलेशंस थी हमारी, तो उसमें इस करंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, करंट को हम लिख नहीं सकते उसको, ठीक है ना। तो एक टर्म बनाई गई करंट डेंसिटी, ये बहुत इसका ज़्यादा प्रीफरेंस है, मेन प्रीफरेंस इसका ही है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, करंट से भी ज़्यादा टर्म इंपॉर्टेंट कौन सी है? करंट डेंसिटी। जब आप बड़ी बड़ी कॉलेजों में जाओगे तो बड़ी बड़ी जो बुक्स पढ़ोगे, ठीक है ना, अच्छे अच्छे राइटर्स की, आई मीन BSc या फिर B.Tech में कहीं बात करो, तो वहाँ करंट से डिफाइन नहीं करते, करंट डेंसिटी से होता सारा, ठीक है ना। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। अभी तो थोड़ा सा हिंट बताऊंगा इसका, बाकी डीपली तो मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा 2-3 लेक्चर बाद आएगा, ठीक है ना, तब करेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या है बच्चों? इसको हम शो करते हैं जे से, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी तभी इसका यूज किया गया। जैसे समझना मेरी बात, ठीक है, आपसे बोला जाए कि इस तरह से कोई एक वायर है, क्लियर, इस तरह से कोई वायर है, इस तरह से मान लो यहाँ से क्यू करंट फ्लो, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आई करंट है, I1 है, यहाँ पर भी I1 है, ठीक है। तो करंट सेम होना है क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है? Q/T, क्लियर। तो I भी सेम होना है। यदि आपसे मैं बोला जाऊं कि इस तरह से आपको कोई एक वायर दे रखा घुमावदार, ठीक है ना, यहाँ इसका एरिया कम है, यहाँ इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से आपको बोला जाए कि यहाँ से भी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आपको ये 100% कहना पड़ेगा कि यहाँ से भी I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी I1 करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन बच्चों यदि आपसे बोला जाए कि इस तरह से कोई सिंपल, ये तो दिख रहा है अभी, ठीक है, सिंपल वायर दे दिया, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है सेम, ठीक है ना, तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ पर वायर छोटा होगा, कहाँ पर वायर बड़ा होगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन जो एक करंट डेंसिटी वाली टर्म है ये डिफाइन करेगी, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन करेगी। आ रही है बात समझ में? ये पूरा समझा रहा हूँ मैं, समझना, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करेगी? डिफाइन करेगी अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक चीज़ समझना कि जैसे वायर अभी बताया मैंने कि यहाँ से I करंट फ्लो हुआ, यहाँ से I करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ से आप ये नहीं बता सकते यहाँ से वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ से वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, ये सारी नॉलेज आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो जैसे कि ये फॉर्मूला था इक्वल टू Q/T, इसको अपन लिख सकते हैं NE/T, ये आपको सबको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले में आप देख लो, इसमें भी देख सकते हो चाहे इसमें देख लो, यहाँ पर एरिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, करंट का एरिया पर डिपेंडेंट ही नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी एरिया पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ये होता है J इक्वल टू I/A। ये जो वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, भले ही चाहे J क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझना मेरी बात कि J क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर करंट तो स्केलर, लेकिन एरिया क्या है, वेक्टर है। लेकिन ये अपन मैथमेटिकली तरीके से देखें तो दैट इज द रॉन्ग। उसका रीजन क्यों है कि देखो नीचे की तरफ किसी डायरेक्शन से डिवाइडेशन हो रहा है, किसी मैग्नीट्यूड का, और नीचे डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली आप कैसे कह सकते हो? मैथमेटिकली ऐसे हो सकता है क्या, 5 एम्पियर का 5 एम्पियर है, इसको आप ईस्ट से डिवाइड कर दो, इट इज़ नॉनसेंस वाली बात है सारी, ठीक है ना। आप ईस्ट से डिवाइड कर सकते हो क्या कोई नंबर्स को? वेस्ट से डिवाइड कर सकते हो क्या? बताओ, नॉर्थ साउथ किसी से डिवाइड कर सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये थोड़ा गलत है, लेकिन इसको लिखते हैं J इक्वल टू I/A, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखते हैं इसको हमेशा। किसकी टर्म में लिखते हैं? मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इसको यदि वेक्टर की फॉर्म में लिखना है आपको, तो इसको A को इधर की तरफ ले आओ, तो I इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A, ये एब्सोल्युटली राइट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, वेक्टर J डॉट वेक्टर A, क्लियर है ना। ये गलत है क्योंकि डायरेक्शन से डिवाइडेशन हम कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से अपन देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये J डॉट A लिख सकते हैं, ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझना बच्चों, एक थोड़ा सा मैं रिलेशन बताता हूँ एरिया का, ठीक है ना। जैसे कि
एक अपने पास वायर है, क्लियर है ना, इस तरह से वायर है, ठीक है, ये वायर है यहाँ पे। तो वायर एरिया पर बच्चों डिपेंडेंट नहीं होता। देखो जैसे कि मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बहुत दिख रहा है, यहाँ से आपने इसको आई करंट दिया इस वायर को, ठीक है ना, 5 एम्पियर 4 एम्पियर कुछ भी करंट दिया, तो यहाँ से जितने चार्ज फ्लो होंगे उतने चार्ज यहाँ से भी फ्लो होने चाहिए। जैसे आपने 2 सेकेंड तक नोटिस किया, यहाँ से मान लो 20 कूलाम चार्ज फ्लो हुए, आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ भी 2 सेकेंड में 20 कूलाम चार्ज फ्लो होने चाहिए, होने ही चाहिए, क्योंकि आई करंट यहां से जा रहा है तो यहां भी आई करंट फ्लो हो रहा है, वायर पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा करंट। आ रही बात समझ में? वायर पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा। मैंने अभी यही तो चीज समझाई आपको कि आई डिपेंडेंट नहीं कर रहा, एरिया कितना है उसका, चार्ज सेम फ्लो होना चाहिए। यदि चार्ज सेम फ्लो नहीं होता है तो क्या होगा, तो समझो मेरी बात, जो कोई भी अपने पास करंट का वायर होता है, ठीक है ना, दैट इज न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? ये न्यूट्रल रहता है हमेशा। क्यू नेट जो आता है ना इस वायर पे वो 0 आता है। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। वायर जो आपका करंट फ्लो करा रहा है, हमारे घर में जो भी वायर होते हैं उनके पास खुद के पास कोई चार्ज नहीं होता, क्यू नेट जो होता है उनका 0 होता है, ठीक है। यदि मान लो यहाँ से 10 कूलाम चार्ज फ्लो हुए, मान लो यहाँ पर कम रह गए, कुछ 8 कूलाम रह गए, ठीक है ना, तो ये सारे वेलोसिटी से चल रहे कि नहीं चल रहे? एक ही वेलोसिटी से चल रहे। तो बच्चों एक चीज समझना कि यहाँ पर इस छोटे से एरिया में आप बात करोगे तो यहाँ पर चार्ज एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, चाहे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन चार्ज एक जगह क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कोई अपने पास इस तरह से एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया, ठीक है, इस तरह से मान लो कोई लेटिस है, यहाँ पे ये सारे लेटिस है। लेटिस मतलब समझते हो, ये दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ओके। आरिवास में ये सारा डिफाइन करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अभी केवल हिंट के लिए समझो। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इस कंडक्टर में, इस तरह से फ्लो करते रहते हैं, इनसे टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अपने पास जो वायर होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उसके पास क्यू नेट कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर आप देखोगे, लेकिन आप यदि मान लो चार्ज यहाँ 10 कूलाम फ्लो हो रहा है, यहाँ 8 कूलाम फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट चार्ज कलेक्ट हो जाएगा इस जगह। एक बात बताओ, यहाँ से आप एक जगह नोटिस करो बैठ के, यहाँ से, ठीक है ना, तो आपने देखा 2 सेकंड में यहाँ से 10 कूलाम चार्ज निकल गए, तो 2 सेकंड में यहाँ से 10 कूलाम चार्ज नहीं निकले ना, तो यहाँ पर चार्ज का जमावड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, रुक नहीं जाएंगे क्या? तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में देखोगे तो चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो नेगेटिवली हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्यू नेट फिर 0 नहीं हो पाएगा, वायर पर क्यू नेट क्या नहीं हो पाएगा, 0 नहीं हो पाएगा, फिर वायर के पास खुद के पास चार्ज आ जाएगा। लेकिन बेसिक डेफिनेशन से जाओगे तो हमेशा जो अपने वायर होते हैं जिसमें करंट फ्लो कराते हैं हम, दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। ये हमेशा क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। एस सी वर्मा में एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ चैप्टर 30 ऑब्जेक्टिव सेकंड का लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट से एक पहले या फिर कुछ ऐसा 7-8 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था वो, ठीक है, वो इसलिए दिया था उसमें। हाँ, ये डिफाइन किया है कि जो वायर होते हैं अपने क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए समझना कि मान लो ये एरिया है A1 और ये एरिया है बच्चों A2, क्लियर? ये एरिया क्या है, A1 है और ये एरिया है A2। और आपको पता है कि मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है तो यहाँ से भी कितना जाएगा, आई करंट जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि आई करंट, दोनों जगह करंट सेम है। इसका मतलब क्या है कि 2 सेकंड में जितने चार्ज, 3 सेकंड में जितने चार्ज, 4 सेकंड में जितने चार्ज यहाँ से फ्लो हुए हैं उतने ही चार्ज यहाँ से फ्लो हुए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर करंट डेंसिटी है J1 एंड यहाँ पर करंट डेंसिटी है J2। आर यू गेटिंग दिस? और अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो अभी रफ भी यही किया मैंने, I = J.A, ठीक है ना, इस तरह से देखोगे, ठीक है ना। तो करंट सेम है, या फिर आप इस तरह से देख लो मैग्नीट्यूड में, तो J = I/A, क्लियर। करंट सेम है तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्लियर। तो जहां एरिया, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? कब होगी? जब करंट सेम रहेगा। देखो इस फॉर्मूले से, दैट इज द कांस्टेंट, करंट तो सेम है दोनों जगह, यहां भी करंट जितना आई फ्लो हो रहा है, यहां भी आई जितना ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट सेम है, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ वी कैन से इजीली कि जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पर करंट डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी कम होगी।
सॉरी अपोजिट बोल गया मैं, करंट डेंसिटी जहां पर ज़्यादा होगी, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, ठीक है ना, और जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 क्या है, ज़्यादा है कंपेरिजन टू A2। क्लियर, तो हमेशा J2 ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू J1। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आई ये चीज़? तो करंट डेंसिटी डिपेंडेंसी समझ में आई। देखो जैसे कि मान लो आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कुछ डिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे दिया आपको, क्या कि यहाँ पर करंट डेंसिटी मान लो कुछ 4 है, यहाँ पर करंट डेंसिटी आपको कुछ 8 दे रहा है, ठीक है ना, तो आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा रहेगा। और ये बात समझ में देखते ही बता दो। लेकिन आपको इस तरह से कोई वायर में केवल करंट ही करंट दे दिया तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका एरिया कितना रहा होगा, कितने एरिया में कितने चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है ना। लेकिन डेंसिटी आपको पता है तो आराम से आप डिफाइन कर सकते हो, और डिफाइन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। कैसे कि मान लो इसमें आई करंट है, यहाँ आई करंट है, यहाँ 4 करंट डेंसिटी, यहाँ 8 करंट डेंसिटी, तो 100% आप बोल सकते हो कि यहाँ का जो एरिया है वो यहाँ के एरिया से 1/2 टर्म्स कम है, ठीक है ना, हाफ है, ठीक है। देखो कंपैरिजन कर लो, 4:8 1:2 में आ रहा है ना, तो आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। हमेशा अपोजिट होगा इसका रेशो, जैसे J1 रेशो J2 करोगे तो 1:2 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर एरिया का रेशो निकालोगे तो A1 A2 क्या आएगा, अपोजिट आएगा उसका, तो 2:1 आएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर A एरिया है तो यहाँ पर 2A होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ की करंट डेंसिटी आपको 4 दे दी, यहाँ की 16 दे दी, तो 100% कह सकते हो यहाँ A है तो यहाँ कितना होगा, 4A होगा, इसका 4 टाइम्स। क्लियर। तो जहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ का एरिया 100% क्या रहेगा, कम रहेगा। आई बात समझ में, फील आया करंट का। तो बच्चों ये करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमें एक चीज़ और बताती है, एरिया के बारे में डिफाइन करती है। करंट से हम एरिया नहीं बता सकते, ठीक है ना, लेकिन ये क्या करती है, एरिया को डिफाइन और अच्छी तरह से हमें करती है, एक इन्फॉर्मेशन और हमें ऐड करती है। अरे ये बात समझ में। तो बच्चों ये छोटी सी आज का लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अगले लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग, किस तरह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन करंट बनाते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सारी कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक और एक डेरिवेशन होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्लियर है, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया बच्चों, स्टार्टिंग में सबसे पहली स्टार्टिंग जो होती है वो मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर जो भी देखो स्टार्टिंग जब मैंने की थी 12th क्लास की, तो मैंने बताया था कि हमें 3 चीज़ें देखनी है। 3 चीज़ें क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी ब्रांच बताई थी जिसमें 2 डिवाइडेशन किए थे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि चार्ज रुका हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी 2 तरीके कैसे कि एक तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो हो और एक चार्ज वेरिएबल से फ्लो हो। तो जब चार्ज कांस्टेंट से फ्लो होगा तब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब चार्ज वेलोसिटी जो चार्ज की क्या होगी, वेरिएबल होगी, तब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, अपने नोट्स खुद बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आपको अब डेली मिलेंगे, ठीक है ना। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी तो वाईफाई की प्रॉब्लम थी मेरे पास और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने, अब कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।